हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग एक और न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे और ये सीरीज एक चाइनीज सीरीज होने वाली है और इसका नाम है सीजर्स 7। और मेरा मानना है कि हर किसी को ये सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी सीरीज का ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं है जिसको देख के तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कान ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारी मेन कैरेक्टर 7 को देखते हैं, जो कि एक डेडली असैसिन है, लेकिन किसी हादसे के चलते हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी याददाश्त खो दी है और अब पैसों के लिए 7 कत्ले आम का काम करता है, यानी असैसिनेशन का। जिसके बाद 7 अपनी शॉट को बाहर निकालता है और एक ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है और अकेले उन सभी ग्रुप वालों को मार के उनके लीडर को भी मार देता है। जिसके बाद 7 उस बंदे के पास जाता है जिसने 7 को ये काम करने के लिए दिया था, क्योंकि असैसिन्स अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए 7 उस बंदे को भी मार देता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि 7 ये सब कुछ ख्याली पुलाव पका रहा था। असल में तो 7 शहर के बीच में खाने का ठेला लगाता है। तभी ठेले पे एक कस्टमर आता है तो 7 अपनी की एनर्जी से अपनी कैंची को कंट्रोल करके वहाँ पे स्टाइलिश तरीके से कस्टमर के लिए खाना बनाता है। लेकिन उसी टाइम में 7 का दोस्त दाइबो कस्टमर के ऊपर लात मार के 7 से कहता है कि अब से वो लोग ठेले का काम बंद करके कत्ले आम का काम करेंगे और लाखों रुपए कमाएंगे और इतना पैसा कमाएंगे कि अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे। 7 दाइबो से कहता है कि जब ठेला लगाना शुरू किया था तब भी तुमने यही बात बोली थी। लेकिन दाइबो 7 को याददाश्त का लालच देके उसको बाटली में उतार लेता है। जिसके बाद दाइबो 7 को बताता है कि किलर्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है सरकारी किलर, जो कि सरकार के लिए काम करता है और इनको स्पेशल एजेंट कहते हैं। जिसके बाद आता है दूसरा किलर, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल किलर्स, जो अकेले में काम करते हैं और उनके पास होते हैं खास तरह के टैलेंट्स। लेकिन असैसिन होना कोई अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए पिछवाड़े पे लाठी न पड़े तो वो लोग दो तरह की पहचान रखते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रख सके। और 7 प्रोफेशनल किलर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है। या तो उसके पास फैमिली है और ना ही कोई दोस्त, इसीलिए 7 परफेक्ट कैंडिडेट है एक प्रोफेशनल किलर बनने के लिए। जिसके बाद दाइबो अपने पास से प्रोफेशनल किलर बनने की कोर्स बुक बाहर निकालता है, जिसमें से सबसे पहली स्किल थी भेस बदलना, जिसके लिए दाइबो 7 को गाइबा एक देता है, जिसका इस्तेमाल करके 7 किसी भी चीज में बदल सकता है, लेकिन उस चीज में बदलने के बाद गंदी हरकत नहीं कर सकता। दूसरी स्किल थी काम तमाम कर देना, लेकिन 7 एक छोटी सी मीट बॉल तो पकड़ नहीं पाता है, इंसान क्या खाक मारेगा। तीसरी स्किल थी कान करने के बाद तुरंत वहाँ से भागना, जिसके लिए दाइबो अपने पास से एक मुर्गा बाहर निकालता है और बताता है कि इसका नाम साओ फई है। लेकिन दाइबो ये भी बताता है कि साओ फई छोटे मोटे नॉर्मल मुर्गों की तरह नहीं है, ये उड़ भी सकता है। 7 साओफी को देख के कहता है इतना मोटा है क्या ये उड़ भी पाएगा, लेकिन साओ फई 7 की चड्डी पकड़ता है और उसको लेके उड़ जाता है। चौथी स्किल थी मर्सीलेस होना, यानी कि बेरहम होना, जिसमें 7 को एक केचुआ मारने को दिया जाता है तो वो अपनी उंगली ही काट लेता है। खैर 7 सारी चीजों में फेल हो चुका था, लेकिन इसके बाद दाइबो उसे सर्टिफिकेट दे देता है और 7 अब प्रोफेशनल किलर बन चुका था। जिसके बाद दाइबो सर्टिफिकेट को बाहर में फेंकता है और 7 से कहता है कि हमारे पास एक नई डील आई है, जल्दी से जाके ये काम करके आओ तो 500 रुपए मिलेंगे। जिसके बाद दाइबो 7 को एक शादी की तरफ इशारा करवाता है और उसे बताता है कि दूल्हे की एक्स गर्लफ्रेंड ने 500 का नोट दिया है दुल्हन के बाल काटने के लिए, इसीलिए जल्दी से जाओ और दुल्हन के बाल काट के लेके आओ। फिर हम लोग 7 को शादी के अंदर देखते हैं, जहाँ पे 7 जब बाल काटने को जाता है तो दूल्हा दुल्हन की चल रही बैक स्टोरी को देख के इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि उसके पास तो पास्ट ही नहीं है, आखिर वो किस तरह का इंसान होगा। खैर इसी चक्कर में 7 दुल्हन की जगह पे दूल्हे के बालों को उड़ा देता है, लेकिन बाद में मौका देख के दुल्हन के बालों को भी साफ कर देता है। खैर इसी के बाद सारे बाराती उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं दुल्हन के बाल लेने के लिए। जिसके बाद 7 भागते हुए दाइबो के साथ भागने लगता है तो दाइबो उसे कहता है कि साले साइड में भाग, मेरे पीछे क्यों आ रहा है। तो फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते पे भागने लगते हैं। जब 7 दूसरी तरफ भाग रहा था तब वो स्टैन आइलैंड के एक रोबोट से टकरा जाता है और उससे पूछता है, अरे भाई जरा ये बताओ स्टैन आइलैंड के पास क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी इंसान की याददाश्त वापस लाई जा सके। जिसपे वो रोबोट कहता है कि मैं तो उनका बस रोबोट हूँ, लेकिन हाँ उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी। तभी वो रोबोट 7 के पास एक टोकन देख लेता है, जिसको देखने के बाद वो अटैक मोड में आ जाता है और 7 के ऊपर अटैक कर देता है और बताता है कि डेटा में ऐसा लिखा है कि ये टोकन जिस किसी के पास भी है वो स्टैन का दुश्मन है, इसीलिए उसको खत्म कर दिया जाएगा। 7 की पावर का यूज करके अपनी सीजर्स को वहाँ पे बुलाता है, लेकिन तब तक रोबोट उसके ऊपर अटैक कर चुका था। जब तक सीजर वहाँ पे पहुँचता
पूछती है तो वो रोबोट के एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन रोबोट के पास अभी भी एक हाथ बचा था तो वो सेवन के ऊपर अटैक करने को जाता है। लेकिन सेवन मरने से पूछता है ये तो बता दो कि मुझे मार क्यों रहे हो। रोबोट कुछ कहता है कि उससे पहले वहाँ पे एक असैसिन आती है जिसका नाम 13 था और वो रोबोट को एक ही झटके में मार देती है। फिर 13 सेवन से पूछते है कि उसके पास किलर लीक का टोकन कैसे है। सेवन कुछ कहता है कि उससे पहले ही वो रोबोट खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है जिससे वहाँ पे एक धमाका होता है। लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सेवन सोफी का इस्तेमाल करता है वहाँ से उड़ के जाने में। फिर सेवन दाइबो से पूछता है कि वो किलर लीक के लोगों को कैसे ढूंढ सकता है, जिस पे दाइबो उसे बताता है कि किलर लीग एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है और सेवन उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन अगर सेवन किलर लीग की 100 रैंकिंग के अंदर आ जाता है तो किलर लीग वाले उसे खुद ढूंढते हुए आएंगे ताकि सेवन किलर लीग को ज्वाइन कर सके। इसके बाद सेवन टोकन को देखते हुए कहता है कि चलो यही करते हैं और इसी तरह से ही सेवन एक नाई बना था। सेकेंड एपिसोड में सेवन को किटी मियाओ से ये मिशन मिलता है कि उसे डॉग्स के लीडर मैट बार की आंख फोड़ के आनी है और किटी मियाओ सेवन को इस काम के लिए 1000 रुपए देने वाली थी। जिसके बाद होना क्या था, सेवन डायरेक्ट डॉग्स हेडक्वार्टर के सामने पहुंच जाता है जहां पे वो सबसे पहले गार्ड्स को हड्डी से लेके लेग पीस देने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इसीलिए सेवन को गाइबा एक का यूज करना पड़ता है भेस बदल के अंदर जाने के लिए। जहाँ पे जब सेवन अपने 4 पैरों पे अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तब उसके ऊपर बॉल के चक्कर में कई सारे कुत्ते कूद पड़ते हैं और उसको कुचल के निकल जाते हैं। और इसी तरह से कभी तो फ्रिस्बी और कभी तो बॉल इसी तरह की चीजों के ऊपर कुत्ते उसके ऊपर आते हैं और उसके ऊपर चढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन इस बार सेवन के अंदर की चेतना जाग जाती है और वह सभी तरह की चीजों को अवॉइड करते हुए उन सभी को डॉज करता है और रेंगते हुए डायरेक्ट मैट बार के पास पहुंच जाता है और फोटो से टारगेट को मैच करने की कोशिश करता है। लेकिन टारगेट थोड़ा सा बदला बदला लग रहा था। इसके बाद मैट बार्क सेवन से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे सेवन आगे से अपना नाम मैट बार्क बताता है, जिससे मैट बार्क को गुस्सा आ जाता है और वह सेवन को गले से पकड़ के उससे कहता है कि अगर तू मैट बार्क है तो फिर क्या मैं झुनझुन वाला हूँ और तेरे अंदर से इंसानों की बू क्यों आ रही है। उसी टाइम पे जो मैट बार्क का सेकंड हैंड था वो मैट बार्क से कहता है कि हमें पता चल जाएगा कि ये नकली है या असली, क्योंकि कुत्तों की एक गंदी आदत है कि वो छींची खाना कभी भी नहीं छोड़ते हैं। अगर ये छींची खा लेता है तो फिर ये असली कुत्ता है। जिसके बाद सेवन को छींची खाने के लिए दी जाती है तो सेवन सामने वाले से कहता है कि पहले आप, तो फिर वो तुरंत छींची खा लेता है। लेकिन सेवन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो छींची खा सके, इसीलिए सेवन अपने असली रूप में आता है और डायरेक्ट मैट बार्क की आंखों के ऊपर अटैक कर देता है और सक्सेसफुली उसकी आंखों को फोड़ देता है और अपने आप को समझने लगता है कि वो बहुत बड़ा तुर्रम खा है। लेकिन उसी टाइम पे मैट बार्क उसकी उंगलियां पकड़ लेता है और उन्हें मरोड़ देता है। तो फिर सेवन उससे पूछता है कि मैंने अभी ही तो तुम्हारी आंख फोड़ी थी तो फिर तुम्हें दिखाई कैसे दिया। इस पे मैट बार्क बताता है कि उसकी आंख तो नीचे है, चश्मा तो वो अपने सर के ऊपर पहनता है, जिससे सेवन की आंखें बाहर आ जाती हैं। इसके बाद वो तुरंत दोबारा अटैक करने के लिए उंगलियां आगे बढ़ाता है लेकिन मैट बार्क उन्हें पकड़ लेता है और मरोड़ने लगता है। फिर सेवन कई बार कोशिश करता है कि वो मैट बार्क की आंखों को फोड़ सके, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले मैट बार्क हर बार उसके पैरों को पकड़ लेता और उसके हाथों को पकड़ लेता। इसीलिए सेवन हार मान लेता है और जब मैट बार्क उसके कॉलर को पकड़ के पूछता है कि उसे किसने भेजा है तो फिर सेवन अपनी जीभ का इस्तेमाल करता है और वो सक्सेसफुली मैट बार्क की आंखों को फोड़ देता है। लेकिन इस बार भी मैट बार्क को कुछ भी नहीं हुआ था और उसकी आंखें सही सलामत थीं। लेकिन इस बार मैट बार्क को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी गिटार बजाता है और बजाना शुरू करता है। लेकिन गिटार की शॉक वेव की वजह से सेवन को दिक्कत होने लगती है और उसके कान दर्द करने लगते हैं और इसी वजह से सेवन का सर चकराना शुरू कर देता है। लेकिन मैट बार्क और जोरों से गिटार बजाने लगता है, इसीलिए सेवन अपने कानों को पकड़ के चुपचाप बैठ जाता है। उसी टाइम पे मैट बार्क आगे बढ़ता है जो कि सेवन की ठुड्डी के ऊपर अपनी गिटार दे मारता है, जिससे सेवन ऊपर आसमान में उड़ जाता है। तो मैट बार्क भी उड़ते हुए आता है और वह सेवन के ऊपर धड़ाधड़ क्रिटिकल हिट मारते रहता है और आखिरी में मेगा पावर हिट मार के उसका खेल खत्म ही करने वाला था कि सेवन को उसकी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, जहाँ पे वो डेडली असैसिन हुआ करता था और मेमोरीज के वापस आ जाने की वजह से वो मैट बार्क के सुपर डेडली मेगा अटैक को आराम से ब्लॉक कर लेता है और अपनी सीजर्स को कंट्रोल करके जो मैट बार्क की गिटार थी उसको तोड़ देता है। तो मैट बार्क फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मेमोरीज का असर जैसे ही खत्म होता है तो सेवन फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो मैट बार्क उसको फिर से पकड़ता है और जमीन पे पटक के उसको काटने ही वाला था कि उसी टाइम पे मैट बार्क सेवन के पास उस फोटो को देख लेता है जो सेवन को किटी मियाओ ने दी थी। उस फोटो को देखने के बाद मैट बार्क समझ जाता है कि सेवन को यहाँ पे किटी मियाओ ने भेजा है। जिसके बाद मैट बार्क सेवन को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने की कोशिश करता है। सेवन कहता है मुझे नहीं सुननी है, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैट बार्क बताता है कि जब वो अकेला गिटार बजाया करता है तो सिर्फ किटी मियाओ उसे देखने आती थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और
किटी मियाओ ने कहा था कि अगर मैड बार्क ने किसी और से प्यार किया तो फिर किटी मियाओ उसकी एक आंख फोड़ देगी। सेवन उससे कहता है हाँ तो तुमने किटी मियाओ को धोखा दे दिया। तो फिर मैड बार्क बताता है कि मैंने कभी भी धोखा नहीं दिया। दरअसल मैड बार्क ने टीवी के अंदर ये देख लिया था कि कैट्स और डॉग दोनों अलग अलग स्पीसीज होते हैं, इसीलिए उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं और वहीं पे किटी मियाओ को बच्चे काफी ज्यादा पसंद हैं। लेकिन मैड बार्क किटी मियाओ की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने किटी मियाओ को छोड़ दिया। जिसपे सेवन मैड बार्क से कहता है वाह कितनी दर्द भरी कहानी है, और वह जाते हुए मैड बार्क से कहता है कि अगर तुम किटी मियाओ को बताओगे नहीं तो फिर वो तुम्हें कैसे समझेगी, उसे तो ऐसा ही लगेगा कि तुमने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद वो वहाँ पे चिल्ला के जाता है कि तुम खुद को हीरो समझना बंद कर दो। इसके बाद वो गायबा का इस्तेमाल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो टाइम में बदल गया था। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से खिसक लेता है। इधर हम लोग किटी मियाओ को देखते हैं जिसने पूरी किटी सेना रेडी कर दी थी मैड बार्क के इलाके के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मैड बार्क आ जाता है जिसने अपने हाथों में पुरानी गिटार ले रखी थी। इसके बाद मैड बार्क वहाँ पे गाना गाना शुरू करता है और वो गाने के अंदर ही अपनी सारी फीलिंग्स और सारी गलतियों को बता देता है कि वो कभी भी किटी मियाओ को सपनों को पूरा नहीं कर सकता था, और वो गाने गाने में ही किटी मियाओ से माफी भी मांग लेता है और किटी मियाओ उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों गले लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों एपिसोड की आखिर में हमें पता चलता है कि वो मैड बार्क नहीं असल में सेवन था जो कि गायबा का यूज कर रहा था। क्यों हिला डाला ना। इसके बाद सेवन किटी मियाओ से कहता है देखो बेबी हम दोनों मिल चुके हैं, इसीलिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से सभी को जाने के लिए कह दो और जिस किलर को तुमने हायर किया था उसको पैसे भी दे देना और डबल पेमेंट कर देना। और किटी मियाओ इन सभी चीजों के लिए मान जाती है। उसी टाइम पे वहाँ पे 13 आती है जो कि भागते हुए मैड बार्क के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन किटी मियाओ हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेती है और मैड बार्क को बचा लेती है। 13 बताती है कि उसको मैड बार्क को मारने का काम मिला है, इसीलिए वो उसका सर लेके ही जाएगी। लेकिन किटी मियाओ ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ पे एक दहाड़ लगाती है तो गले की जितनी भी बिल्लियां थी वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और वो सभी बिल्लियां अपने साथ एक एक वेपन लेके आई थी और वो सभी बिल्लियां एक साथ 13 के ऊपर अटैक कर देती हैं। 13 भी आगे से अपनी डबल स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन 13 काफी शक्तिशाली थी, इसलिए वो एक एक करके उन सभी बिल्लियों को हरा देती है और उनका कीमा बना देती है। और जब किटी मियाओ मैड बार्क की तरफ देखता है तब तक वो पहले ही वहाँ से भाग चुका था, जिससे किटी मियाओ काफी हैरान हो जाती है कि उसका मजनू इतनी जल्दी भाग कैसे गया। लेकिन 13 जैसे ही देखते हैं कि मैड बार्क वहाँ से भाग गया है तो फिर वो भागते हुए उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन सेवन चाहे जितनी भी दूर भाग जाता तो 13 उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद 13 उसे मारने ही वाली थी तो सेवन वहाँ पे गायबा के असर को खत्म करता है और 13 को बताता है कि उसने किसी और को गलत आदमी समझ लिया है। लेकिन 13 को उसके ऊपर यकीन नहीं होता है और वो फिर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसका पीछा करने लगती है। तो फिर सेवन वहाँ पे एक और ट्रिक आजमाता है और वो गायबा निकाल के सुपर इनविजिबिलिटी नाम का मूव इस्तेमाल करता है, और जब धुआं होता है तब सेवन वहाँ से गायब हो चुका था और 13 को भी इस ट्रिक के ऊपर यकीन हो जाता है, इसीलिए वो आगे चली जाती है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि सेवन असल में एक छोटी सी गिट्टी बन गया था। उसी टाइम पे वहाँ पे एक डॉग आता है जो कि उसके ऊपर सो करके माहौल गर्म करने वाला था, लेकिन सेवन उसके अंडे फोड़ देता है तो वो कुत्ता वहाँ से दर्द में भाग जाता है। इसी वजह से 13 उसको पकड़ लेती है, लेकिन सेवन एक कांटे वाले पौधे में बदल जाता है जिससे 13 के पैरों में कांटे लग जाते हैं। लेकिन 13 इस बात से और भी गुस्सा हो जाती है और वो सेवन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सेवन अपनी सीजर्स का इस्तेमाल करके उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और 13 को समझाने की कोशिश करता है कि वो मैड बार्क नहीं है। लेकिन 13 उसकी बात नहीं सुनती है और उसके ऊपर अटैक करती रहती है। इसी चक्कर में सेवन एक बार चोट खा के नीचे गिर जाता है और उसे कुछ कहने को जाता है, लेकिन सेवन अपनी सीजर्स का इस्तेमाल करके 13 का जो मास्क था उसको काट देता है और सेवन 13 के ऊपर फिदा हो जाता है क्योंकि 13 कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। लेकिन 13 को इस बात से गुस्सा आ जाता है तो फिर वो सेवन से कहती है कि अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सेवन मैड बार्क है या नहीं, लेकिन 13 उसको मार देगी। लेकिन सेवन आगे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि वो भी कुछ ज्यादा ही सिंगल है, अगर 13 चाहे तो उसके साथ कॉफी पे चल सकती है। लेकिन 13 और भी गुस्सा होके उसके मुंह के ऊपर लात मार देती है तो फिर सेवन अपने पास से सोफी को बाहर निकालता है जो सेवन की चड्डी पकड़ता है और वो दोनों उड़ते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन 13 आगे से 3-4 सूरिकेन बाहर निकालती है जो कि उड़ते हुए जाते हैं और उन दोनों के पिछवाड़े में लग जाते हैं, जिससे वो दोनों
नीचे आके गिरते हैं, लेकिन हम लोग सोफी को देखते हैं जिसको कुछ हो गया था। 13 बताती है कि 7 ने उसके चेहरे को देख लिया है, अब इसीलिए 7 को शांत होना पड़ेगा। लेकिन 7 फिर से खड़ा होता है और अपने पिछवाड़े से सूर्यकिरण को बाहर निकाल के अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करता है और अपनी सीजर्स के 2 टुकड़े करके उनके साथ 13 के ऊपर अटैक करता है। लेकिन 13 काफी अच्छे के साथ उन सभी से फाइट कर रही थी और हर एक अटैक को ब्लॉक करते हुए जा रही थी। लेकिन 7 अभी भी इस चीज को मजे में ले रहा था और वो अपनी सीजर्स को काफी आसानी के साथ कंट्रोल कर रहा था। लेकिन तभी 13 की अंतरात्मा जाग जाती है, जिसके बाद वो अपने ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए 7 के दोनों सीजर्स को ब्लॉक कर लेती है और जल्दी से उसके पास जाके उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है और अपने बालों पे लगे हुए ब्लेड का इस्तेमाल करके 7 के ऊपर अटैक करती है। अब 7 उस ब्लेड को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखता है, तब उसको कुछ तो करना ही था, इसीलिए वो अपने हाथों को फैलाता है, जिसे 13 उसके करीब आ जाती है और उन दोनों के बीच में एक किस हो जाती है। लेकिन 13 तुरंत ही 7 के अंडों के ऊपर लात मार के उसके अंडों का ऑमलेट बना देती है। लेकिन 7 अंडे फुड़वाने के बावजूद 13 से कहता है किस अच्छी थी ना। लेकिन इस बात से 13 को गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और वो पूरी ताकत के साथ 7 के ऊपर अटैक कर देती है और 7 इस अटैक से बिल्कुल भी बच नहीं सकता था। लेकिन उसी टाइम पे सोफी आगे बढ़ता है, जो कि आसानी के साथ 13 की ब्लेड को तोड़ देता है और वो दोनों ही सोफी को देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि दरअसल सोफी मसल फॉर्म में आ चुका था, यानी कि उसके नीचे की बॉडी इंसानों की तरह हो गई थी, जो कि पूरी किसी बॉडी बिल्डर की तरह लग रही थी। और सोफी भी आगे से पोज देना शुरू कर देता है, जिसके बाद सोफी 13 के ऊपर एक पंच मारता है तो 13 उसे ब्लॉक कर लेती है, लेकिन वो पावर के फोर्स से काफी पीछे खिसक जाती है। लेकिन अचानक से 13 को उसको कुछ प्रेशर महसूस होता है और जब वो अपने पीछे देखती है तब वहाँ पे किटे मियाओ आ गए थे, जो कि अपने साथ पूरी सेना लेके आई थी। तो फिर 13 वहाँ पे एक विसल बजाती है, जिससे वहाँ पे एक चिड़िया उड़ते हुए आती है और 13 उसी का इस्तेमाल करके वहाँ से चले जाती है। 7 उसे कहता है कि मेरा नंबर ये है और मेरा नाम 7 है और अगली बार आना तो चाय पी के जाना। लेकिन 13 7 से कहती है कि अगली बार आऊंगी तो तुम्हारा गला काट दूंगी। एपिसोड 4 में 7 के पास आइलैंड के एक ऑफिसर आती है, जो कि 7 को टारगेट का फोटो दिखाती है। लेकिन 7 बिना कुछ पूछे ही उनके बालों को काट देता है और उन्हें आधा गंजा कर देता है, जिसपे वो ऑफिसर 7 के ऊपर गुस्सा करके कहती है कि मैंने बाल काटने को नहीं कहा था, वो टारगेट की फोटो थी। वो एक ठरकी है जो कि अंडरवेयर कलेक्ट करता है, लेकिन अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर मैं तुम्हारे पूरे सैलून को ही मिट्टी में मिला दूंगी, जिससे 7 के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद 7 अपने टारगेट के ऊपर नजर रखने के लिए गई बैग का यूज करता है और एक खंबे में बदल जाता है। 7 का टारगेट शॉप से बाहर निकलता है तो 7 उसके ऊपर नजर रखने के लिए खंबे में बदला हुआ था। तो फिर एक कुत्ता उसके पास आता है और सुसु करने की कोशिश करता है, लेकिन 7 उसके ऊपर लात मार के पीछे फेंक देता है। तभी वो टारगेट पीछे मुड़ के देखता है तो 7 अपने आप को एक अंडरवियर में बदल लेता है। तो फिर टारगेट 7 को भी अपने बैग के अंदर रख लेता है और मटकते हुए अपने घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पे जब वो 7 को बाहर निकालता है तब 7 हैरान हो जाता है, क्योंकि उस टारगेट ने अपने घर को एक अंडरवियर शॉप में बदल रखा था और उसके पास अलग अलग डिजाइन की अंडरवियर रखी थी। इसके बाद टारगेट 7 को भी पोर्ट्रेट करके दीवार के ऊपर लटका देता है और अपना कुछ काम करने लगता है। 7 इसी बात का फायदा उठाता है और वो उड़ते हुए जाता है तो सबसे पहले एक चाकू लेता है, जिसी के साथ चाकू लेके वो टारगेट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी टारगेट अपने संदूक में से एक बड़ा सा पत्थर निकालता है जो 7 के ऊपर गिरता है तो 7 उसी के बोझ तले नीचे दब जाता है। जब वो टारगेट अपने अंडरवियर को नीचे गिरा हुआ देखता है तब वो उठा के उसे पूछता है बीबी तुम ठीक तो हो। तभी उस टारगेट को एक कुछ नया आइडिया आता है और वो सोचता है क्यों ना इसे पहन के ट्राई किया जाए। इसके बाद वो टारगेट 7 को धीरे धीरे करके पहनना शुरू करता है तो फिर 7 का धीरे धीरे करके मुंह बनने लगता है। लेकिन वो दोनों इस नाजायज काम को अंजाम देते कि उससे पहले वहाँ पे ऑफिसर जियांग आ जाती हैं, जो कि अपनी प्यूरिफिकेशन टीम के साथ आई थी और वो यहाँ पे टारगेट के जितने भी कलेक्शन थे उन सभी को जलाने के लिए आई थी। टारगेट ऑफिसर जियांग से रोते हुए कहता है कि वो घटिया है जिसको इस तरह की चीजें कलेक्ट करने का शौक है, लेकिन उसने इन सभी चीजों को ना ही चुराया है और ना ही इन्हें किसी तरह से छीना है, इसने उन्हें खुद शॉप से खरीदा है, इसीलिए वो लोग प्लीज उसके अंडरवियर्स को जिंदा रहने दें। लेकिन ऑफिसर जियांग उस मसाल को उसके कलेक्शन की तरफ फेंक देती है। तभी 7 अपने सीजर्स को कंट्रोल करता है और उस मसाल को वहीं पे रोक देता है और उसके ऊपर सुसु करके उसको बुझा देता है। ऑफिसर जियांग कहती है कि उन्हें पता था कि 7 ये काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने 7 के ऊपर ट्रैकर लगा दिया ताकि वो उसका पीछा कर पाए। लेकिन 7 टारगेट की साइड लेते हुए कहता है कि इंसान यहाँ पे कई तरह के होते हैं और हर किसी को अलग अलग तरह की चीजें
कलेक्ट करने का शौक होता है। कोई टाइल्स को कलेक्ट करता है तो कोई प्ले कार्ड्स को। हालांकि इस टारगेट की जो आदत है वो गंदी है, घटिया है, नाजायज है, लेकिन इसके बावजूद इसमें गलत क्या है? इसने किसी से अंडरवेयर को चुराया नहीं और उन्हें खरीदा है, तो इसमें गलत ही क्या हुआ? लेकिन ऑफिसर जियांग आगे से अपनी बात पे टिकी रहती है, तो सेवन आगे से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले मेरे सीजर्स का सामना करना पड़ेगा उन अंडरवेयर को जलाने से पहले। उसी टाइम पे ऑफिसर जियांग की एक मेंबर आगे बढ़ती है जो कि सेवन के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है, जिससे सेवन का सर चकराने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसी टाइम पे सेकंड मेंबर आगे बढ़ता है जो कि सेवन के ऊपर अटैक करके उसको उठा के इधर उधर पटकने लगता है और सेवन की बुरी हालत कर देता है। ऑफिसर जियांग आगे से अपनी स्टिक को बाहर निकालती हैं और सेवन की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। तो फिर टारगेट उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि उसे ना मारो, लेकिन ऑफिसर जियांग उसके ऊपर अटैक करके उसको पीछे फेंक देती हैं और उसे कहती हैं कि मेरी नजरों से हट जाओ, तुम्हें देख के मुझे घिन आती है। फिर वो कलेक्शन के ऊपर जितनी भी चड्डियां रखी थी उन सभी को एक ही बार में फाड़ देती हैं और मुस्कुराने लगती हैं, जिससे टारगेट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सेवन अपने मन के अंदर सोचता है कि एनिमी की कमजोरी का फायदा उठाओ। तो फिर सेवन अपने सीजर्स को फिर से कंट्रोल करता है और वह सबसे पहले पहली वाली लड़की की स्कल काट देता है, जिससे वो लड़की शर्माने लगती है। जिसके बाद वो ऑफिसर जियांग की जो स्टिक थी उसको भी तोड़ देता है और तीसरी बार में तीसरे मेंबर के जो चश्मे थे उनको पीछे तोड़ देता है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और सेवन समझने लगता है कि वो शक्तिशाली हो गया। जिसके बाद ऑफिसर जियांग और सेवन के बीच में लास्ट बैटल होने वाली थी और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे सेवन सबसे पहले ऑफिसर जियांग के ऊपर अपनी सीजर से अटैक करता है, लेकिन ऑफिसर जियांग उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेती हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। इसी तरह से वो दोनों लड़ते लड़ते छत को तोड़ देते हैं और ऊपर आसमान में जाके फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे ऑफिसर जियांग अपने मेगा ब्लास्ट का इस्तेमाल करती है सेवन के ऊपर। तो फिर सेवन आगे से अपने किलर मूव का इस्तेमाल करता है और वो दोनों उस पूरे घर को एक एरिना बना देते हैं और वहाँ पे पूरी ताकत से साथ फाइट करने लगते हैं। और सेवन के किलर मूव को देख के वो तीनों डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं। हमें पता चलता है कि सेवन का किलर मूव था अंडरवेयर को उतारना। जिसके बाद टारगेट सेवन को शुक्रिया कहता है और उसको पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, उसको बस लोगों से थोड़ा सा अलग चीजें कलेक्ट करने का शौक है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के सेवन से उसका नाम पूछता है तब वो देखता है कि सेवन खुद भी अंडरवेयर को पहन के ट्राई कर रहा था। एपिसोड 5 में सेवन को काम मिला था एक डोमिनेटिंग दादी को मारने का। हम देखते हैं कि वो दादी एक जगह पे बैठ के संतरे बेच रही थी और उनका नाम है चेन। तभी वहाँ पे एक कस्टमर आता है तो दादी उसे ठग लेती है खुद को इंजर्ड दिखा के। और जब धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगते हैं तो उस कस्टमर के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो दादी से सारे संतरे खरीद लेता है और दादी फ्लेक्स मारते हुए कहती है कि वाओ, इस साल तो मैंने कुछ ज्यादा ही कमा लिए। जिसके बाद वो अपने पोते को लेने के लिए किंडरगार्टन स्कूल की तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं कि सेवन उनके बगल में ही बैठा हुआ था जिसने कार्डबोर्ड की सेफ ले रखी थी। जिसके बाद सेवन दादी का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी दादी सेवन को नोटिस कर लेती है। तो फिर सेवन खुद को शांत करने लगता है, लेकिन दादी ये चेक करने आई थी कहीं फ्रूट तो नहीं है उस बॉक्स के अंदर। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि बॉक्स पूरा खाली है तो वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो लौट के आती है और वो सेवन के ऊपर चढ़ जाती है। जिसके बाद वो बॉक्स को उधर उधर मोड़ती है, मरोड़ती है और उसे पैक कर लेती है। और जिस तरह से बॉक्स को तोड़ा और मोड़ा जा रहा था उसी तरह से सेवन की हड्डियां भी तोड़ी और मोड़ी जा रही थी। लेकिन इतना काफी नहीं था तो दादी सेवन के चेहरे के ऊपर लाते पे लाते मारने लगती है और उसको पिचका के पतला कर लेती है और उसको अपने बैग में धर के अपने साथ ले जाने लगती है, ये सोचते हुए कि इसके 5 रुपए तो मिल ही जाएंगे। जिसके बाद दादी स्कूल के सामने जाके बैठ जाती है और बेल बजने का इंतजार करने लगती है। उसी टाइम पे सेवन अपने हाथ को बाहर निकालता है और वो दादी के गले को काट के पूरा प्लान सक्सेसफुल करने वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है जो कि सेवन को पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। क्योंकि सेवन ने खुद को एक बैग में बदल लिया था, इसीलिए दादी अपने बैग को जाने नहीं देना चाहती थी और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं बैग को, जिस वजह से सेवन जो कि बैग बना हुआ था उसकी बॉडी बी से खींचने लगती है। लेकिन जब वो कुत्ता सेवन के डिंगडिंग को काटने की कोशिश करने लगता है तब सेवन अपने असली रूप में आ जाता है और वो सबसे पहले कुत्ते के ऊपर लात मार के उसको आसमान में भेज देता है। उसी टाइम पे दादी अपनी हेयर पिन को बाहर निकालती है और वो सेवन के कंधे के ऊपर उसे घुसा देती है, जिससे कंधे से खून पानी की तरह बहने लगता है। सेवन उसे रोकते हुए दादी से कहता है कि उन्हें ऐसा करने के लिए 2 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन दादी आगे से कहती है कि तुमने जो मेरा बैग फाड़ा है उसके लिए पैसे दो। इसके बाद दादी सेवन के दूसरे कंधे के ऊपर भी अपनी हेयर पिन मार देती है, जिससे वहाँ भी खून बहना शुरू हो जाता है और सेवन पता नहीं कितनी कोशिश करता है कि वो खून बहने से रोक सके, लेकिन सेवन रोक नहीं पाता है और थोड़ी देर में उसके अंदर खून की कमी हो जाती है। इसीलिए सेवन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दादी उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मेरे पैसे दे के जाओ। उसी टाइम पे
सेवन अपने मन के अंदर सोचता है कि आजकल के बुढ़े लोग इतने ज्यादा क्रूशियल और क्रूवल कैसे होने लगे हैं। तो फिर सेवन अपनी सीजर्स का इस्तेमाल करता है दादी का खेल वहीं पे खत्म करने के लिए, लेकिन दादी बड़ी चालाक थी और वो सेवन को अपने सामने कर देती है, जिससे सेवन की जो सीजर्स थी वो डायरेक्ट उसके सीने के अंदर आके घुस जाती है, जिससे सेवन के साथ मोह मोह हो जाता है और सेवन जिसके बाद नेवले की तरह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दादी उसे पकड़ लेती है और उसके पिछवाड़े के अंदर अपनी हेयर पिन घुसा के कहती है कि मेरे पैसे दे के जाओ। उसी टाइम पे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो दादी अपने ग्रैंडसन को लेने के लिए चली जाती है और सेवन को यकीन हो जाता है कि आज पहली बार स्कूल की घंटी ने उसकी जान बचा ली। लेकिन जब दादी अपने पोते को देखती है तब उनके पोतों के बालों के बीच में किसी ने हाईवे खींच दिया था और वो अपने पोते से पूछती है कि उसके साथ ऐसा किसने किया, जिसपे वो पोता सेवन की तरफ इशारा करता है। तो फिर दादी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके गुस्से से वहाँ पे प्रेशर निकलने लगता है, जिससे आसपास के जो लोग थे उन सभी के कपड़े हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन सेवन अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने ही इसके बाल काटे थे, लेकिन इसके बाल काटने के लिए इसके फादर ने ही कहा था और इसकी ग्रैंडमदर को मारने के लिए भी इसके फादर ने ही बोला था। इसलिए सेवन अपने मन के अंदर सोचता है कि इनकी फैमिली के अंदर आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद दादी अपने कपड़े उतारती है और वो सेवन को चाबुक से मारने लगती है और मार मार के उसकी हालत कुत्ते की तरह कर देती है। और क्योंकि दादी ने कुछ ज्यादा एरोटिक कपड़े पहन रखे थे, इसीलिए वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी अपने बच्चों की आंखें बंद कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि बच्चों को ये नहीं देखना चाहिए। जिसके बाद दादी थोड़ा सा थक जाती है, तब वो चैन की सांस लेती है और उन्होंने सेवन को मार के नेवले की तरह बना दिया था। उसी टाइम पे हम लोग दाइबो को देखते हैं जो कि किसी छत के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसके हाथों में एक क्रॉसबो था, जिसने निशाना दादी के ग्रैंडसन के ऊपर लगाया हुआ था। और दाइबो कहता है कि सेवन के अंदर एक कमी है कि वो टारगेट की कमजोरी ढूंढ नहीं पाता है। इसके बाद दाइबो क्रॉसबो की जितनी भी एरो थे उन सभी को ग्रैंडसन की तरफ फेंक देता है। दादी जैसे ही देखती है कि उनका पोता खतरे में है तो उसकी जान बचाने के लिए वो उसके सामने आ जाती है। लेकिन हम लोग सेवन को देखते हैं जिसको कुछ अजीब सा होता है और वो अपनी सीजर्स का इस्तेमाल करके उन सभी एरोस को बीच से तोड़ देता है और उन दोनों की जान बचा लेता है। जिसके बाद सेवन वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि दादी के बेटे ने दादी को मारने की कोशिश दरअसल इंश्योरेंस के पीछे की थी। इधर दाइबो सेवन को बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो लोग शॉप का किराया भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन सेवन को खुद भी समझ में नहीं आया था कि उसने ऐसा क्यों किया था। एपिसोड 6 में सेवन को एक छोटी लड़की को मारने का काम मिलता है जिसका नाम कोला था। लेकिन जब सेवन कोला को मारने जाता है तब कोला मरने से मना कर देती है और आगे से नौटंकी करते हुए कहती है कि उसी की किस्मत इतनी खराब क्यों रहती है कि उसी के साथ ये सब होता रहता है। लेकिन सेवन उससे कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग घटिया है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन कोला मरने से मना करती है और वो सेवन से कहती है कि कोला को कुछ बची हुई इच्छाएं हैं जो कि पूरी करनी है। जिसके बाद सेवन उसे आसानी के साथ मार देगा और कोला जरा सा भी रजिस्ट नहीं करेगी। तो फिर सेवन कोला से पूछता है बताओ भाई तुम्हारी कौन सी इच्छाएं हैं जो तुम मरने से पहले पूरा करना चाहती हो। तो फिर कोला वहाँ पे अपनी लिस्ट निकालती है तो सेवन लिस्ट को देख के ही मना कर देता है और कहता है कि तुम अकेले कर लो। लेकिन कोला भागते हुए उसके पीछे जाती है और उसको छू लेती है। हमें यहीं पे पता चलता है कि कोला के पास एक स्किल है कि अगर वो अपोजिट जेंडर को छूती है तब कोला अपने टारगेट को कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर सकते हैं। तो फिर सेवन कोला की मदद करने के लिए मान जाता है। कोला की सबसे पहले विश ये थी कि उसे एक सांस में पूरी कोला की बोतल खत्म करनी है, जो कि वो दोनों मिलके एक ही झटके में कर देते हैं। दूसरी विश ये थे कि बॉयज टॉयलेट में खड़े होके सुसु करना, जो वो दोनों मिलके एक साथ पूरी कर लेते हैं। अब तीसरी विश कुछ ज्यादा ही अतरंगी थी। उसमें हम देखते हैं कि सेवन पूरे शहर में नंगा घूम रहा था और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और आखिर में इतने खतरनाक काम को अंजाम देने के बाद पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कोला इस पूरी चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी और यही उसकी तीसरी विश थी। तीसरी विश थी नर्स को इंजेक्शन देके वहाँ से भागना। लेकिन सेवन जैसे ही वहाँ की नर्स को देखता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन कोला इंजेक्शन को लेती है और वो सक्सेसफुली नर्स के पिछवाड़े में उसे लगा देती है। लेकिन नर्स को आ जाता है गुस्सा और वो अपने पास सैकड़ों इंजेक्शन बाहर निकालती है और उनको सेवन के ऊपर फेंक देती है। कोला अपनी स्किल का यूज करती है जिससे वो सेवन को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करती है और सारे इंजेक्शन उसके पीछे जाके लगते हैं। कोला उसे कहती है तुम तो काफी टफ हो भाई, लेकिन जो दर्द सेवन ने सहा था वो उसके आंसू ये सब बयां कर देते हैं। कोला की पांचवी विश ये थी कि उसे एक 5 स्टार होटल के अंदर लंच करना है। लेकिन क्योंकि टेबल खाली नहीं थे इसीलिए वो दोनों शीशे के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक कपल को देखते हुए उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं, जिससे उस कपल को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है और वो दोनों अपनी टेबल छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर सेवन और कोला उस टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और सेवन कोला की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो काफी अमीर हो जो तुमने 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर मुझे डिनर करवा रही हो। लेकिन कोला आगे से मुस्कुराते रहती है जिससे सेवन को
समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से बिना पैसे दिए भागने वाली है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि होटल वाले उनके ऊपर प्लेट्स फेंक रहे थे क्योंकि वो लोग बिना पैसे दिए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। कोला की छठी विश ये थी कि उसे अपने एक्स के अंडे फोड़ने हैं। हम देखते हैं कि कोला का एक्स किसी लड़की को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ से डर के भाग जाती है क्योंकि सेवन ने वहाँ पे पेड़ का रूप लिया हुआ था। जिसके बाद सेवन उसके एक्स को पकड़ता है और उसकी टांगे फैला देता है गोल पोस्ट को खोलते हुए। उसी टाइम पे वहाँ पे कोला आती है जो कि सबसे पहले अपने एक्स को अपनी खूबसूरत शकल दिखाती है, जिसके बाद डायरेक्ट उसके अंडे फोड़ देती है, जिससे उसके एक्स को बेइंतहा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी उसके एक्स को पता चलता है कि अंडे तो सेवन के फूटे थे, उसके अंडे तो ऊपर थे। तो फिर होना क्या था, सेवन चिल्लाने लगता है। कोला की सातवीं विश ये थी कि उसे शेर की सवारी करनी है, जिसके लिए वो दोनों एक शेर के पास आ जाते हैं जो कि दिखने में इतना बड़ा था कि सेवन के पैर कांपने लगे थे। इसीलिए वो गायबा एक का यूज करता है और खुद एक शेर में बदल जाता है। कोला उसके ऊपर बैठती है और शेर की सवारी करती है, लेकिन उसी टाइम पे असली का शेर जाग जाता है और वो सेवन को जैसे ही देखता है तब उसका जी ललचा जाता है और वो अपने पिंजरे से बाहर निकल के सेवन को प्यार करने लगता है और कोला इस पूरी चीज की सेल्फी ले लेती है। अब कोला की आखिरी विश ये थी कि उसे स्काई डाइविंग करनी है। सेवन कहता है कि ये तो नामुमकिन है, न ही यहाँ पे प्लेन है और न ही पैरासूट। तो फिर कोला फिर से अपनी स्किल का यूज करती है और वो सेवन को छू लेती है। तो फिर सेवन के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी, इसीलिए वो वहाँ पे सोफी को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो दोनों उड़ते हुए इतना ऊपर चले जाते हैं कि वो पूरा अंतरिक्ष में जाने वाले थे। ऊपर जाने के बाद सेवन को शैतानी सूझती है, इसीलिए वो कोला का हाथ छोड़ देता है। लेकिन सेवन जैसे ही कोला का हाथ छोड़ता है तो फिर सोफी उसको छोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों ही नीचे गिरते हुए आ रहे थे और उसी टाइम पे उन दोनों की मुलाकात एक स्पेस रॉकेट से भी हो जाती है और आखिर में सेवन खुद को एक पेपर प्लेन में बदल जाता है और कोला उसी के ऊपर बैठ जाती है और सेवन कोला को पूरी सैर कराता है उस पूरे व्यू की। लेकिन आखिर में वो दोनों एक नारियल पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद सेवन कोला से कहता है कि तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो गई है, अब क्या तुम मरने वाली हो। लेकिन कोला आगे से कहती है कि वो मरना नहीं चाहती है। तो फिर सेवन कहता है कि तुम तो झूठ बोल रही हो, छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। तो फिर कोला आगे से बताती है कि वो जीना तो चाहती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगी। जिसके बाद कोला अपनी विग को हटाती है तो हमें पता चलता है कि कोला को कैंसर है और वह ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाली है। जिसके बाद कोला सेवन से पूछती है कि सेवन को किसने हायर किया है कोला को मारने के लिए। सेवन बताने की कोशिश नहीं कर पाता है, तो फिर कोला बता देती है कि उसने खुद ही को हायर किया था मरवाने के लिए, क्योंकि अगर वो किसी असैसिन के हाथ मारी जाती है तो फिर वो कूल लगेगी, न कि किसी बिस्तर पे पड़े हुए मरने के बजाय। और सेवन कोला की सभी बातों को काफी गौर से सुन रहा था। जिसके बाद कोला वहाँ पे खड़ी हो जाती है और वो मरने के लिए रेडी थी। सेवन अपनी सिरस को बाहर निकालता है और उसको कोला की तरफ फेंकता है, जिसपे कोला अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसके बाद हमें कोला की थोड़ी सी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारा टाइम हॉस्पिटल के अंदर ही बिताती है और जब भी वो स्कूल जाने की कोशिश करती है तब लड़के उसे परेशान करते हैं उसके विग को छीन के, यहाँ तक कि उसके फैमिली मेंबर भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जबकि वो बीमार है। कोला हमेशा अपनी उम्र के बच्चों को खेलते हुए देखती थी, लेकिन वो चुपचाप अकेली बैठे करती थी। लेकिन जब कोला अपनी आंखें खोलती है तब सेवन ने उस अटैक को मिस कर दिया था। सेवन उसे कहता है कि मैंने मिस कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा नहीं मारूंगा। इसके बाद सेवन वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे लगता है कि एक डॉक्टर है जो कि तुम्हारी इलनेस को क्योर कर सकता है, और सेवन कोला को उस डॉक्टर के बारे में बता के वहाँ से चला जाता है। एपिसोड 7 के अंदर सेवन को काम मिलता है कि उसे कैप्टन जैक को मारता है। जिसके बाद सेवन पेमेंट लेने के लिए सबसे पहले उस बंदे के पास जाता है जिसने सेवन को ये मिशन दिया था, जो कि अंकल चेन थे और वो चिकन आइलैंड के कोस्ट गार्ड हैं। और वो सेवन को बताते हैं कि 3 सबमरीन उनकी आइलैंड की तरफ आ रही हैं अटैक करने के लिए, और सेवन का काम है कि वो उनको जाके रोके। सेवन अंकल चेन से पूछता है कि यहाँ पे सारी चीजें पुरानी नहीं हो गई हैं, जिसपे अंकल चेन उसे बताते हैं कि पिछले 10 सालों से उन्हें सैलरी नहीं दी गई है और उनको छोड़ के जो भी लोग यहाँ पे काम करते थे वो सभी लोग चले गए हैं। और अंकल चेन ने सेवन की पेमेंट के लिए अपनी पैंट बेच के पैसे को इकट्ठा किया है। सेवन पेमेंट को रिसीव कर लेता है और अंकल चेन से डाइविंग सूट मांगता है पानी के अंदर जाने के लिए। अंकल चेन कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरी चड्डी ही बची है, चाहिए तो ये भी रख लो। तो फिर सेवन ये प्लान करता है कि वो सबमरीन के पास जाके डूबते हुए मछली का नाटक करेगा, जिससे वो लोग उसे सबमरीन के अंदर ले लेंगे। जिसके बाद सेवन गायबा का यूज करता है और वहाँ पे एक मछली में बदल जाता है, जिसको देख के अंकल चेन कहते हैं कि ये तो कमाल का है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सेवन मछली जो बंद गया था लेकिन वो पानी के अंदर जाए तो जाए कैसे, इसीलिए सेवन अंकल चेन से थोड़ी सी हेल्प मांगता है। तो फिर अंकल चेन उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद सेवन जैसे ही सबमरीन के पास पहुंचता है तब वो वहाँ पे नाटक करने लगता है डूबते हुए मछली का, जिसको देख के तो वो बंदा भी काफी हैरान हो जाता है कि पानी के अंदर मछली ही डूब रही है। इसीलिए वो जल्दी से अपनी गियर का इस्तेमाल करता है और सेवन को पकड़ के अंदर ले आता है और अपने
पार्टनर से पूछता है क्या हम लोग इसको पका के खाएं या फिर कच्चा खाएं, लेकिन दूसरा बंदा 7 को उठा के नीचे पटक देता है और वो कहता है कि डूबते हुई मछली को कोई भी नहीं खाता है। 7 सोचता है कि उसे मरने का नाटक करना चाहिए, तो फिर वो वहाँ पे मरने का नाटक करने लगता है। पहले वाला पैरट जैसे ही देखता है कि 7 मर चुका है, तो फिर वो 7 के ऊपर लात मार के कहता है कि आज तो कोई भी मछली नहीं खाएगा, जिससे 7 सच में मरने वाला हो जाता है। लेकिन ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। पहला पैरट उसे पटकता है, दूसरा पैरट उसके ऊपर लात मारता है और ये साइकिल ऐसे ही चलते चलते 7 की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो मरने की कगार पे आ जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे कैप्टन जैक आता है जो कि कहता है कि वो लोग सासिमी खाएंगे, जिसके बाद वो अपनी शॉट से 7 के ऊपर स्लाइसेस मारता है, लेकिन 7 उन सभी को डॉज कर लेता है, जिससे वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैप्टन तो एक मछली तक को नहीं काट पाए। तो फिर कैप्टन दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन 7 उसे फिर से डॉज कर लेता है। तो फिर कैप्टन जैक 7 को ऊपर उठा लेते हैं। 7 इसी टाइम का इस्तेमाल करता है और वो कैप्टन जैक के ऊपर अटैक कर लेता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि उसने मिशन को पूरा कर लिया। लेकिन तभी कैप्टन जैक दिखाता है कि उसने स्पाइक को अपने दांतों से पकड़ लिया था। जिसके बाद कैप्टन जैक 7 को ऊपर उठाता है और उसके ऊपर शॉट से अटैक करने वाला था, लेकिन 7 वहाँ पे अपने असली रूप पे आ जाता है और वो सभी लोग 7 को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 7 कैप्टन जैक की शॉट के ऊपर बैठ गया था। कैप्टन जैक उससे कहता है कि एक बेवकूफ असैसिन आया है मुझे मारने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद कैप्टन जैक उससे कहता है कि नीचे उतरोगे, मेरा हाथ दर्द करने लगा है। तो फिर 7 माफी मांगी नीचे उतर जाता है। जिसके बाद 7 कैप्टन जैक के ऊपर स्नीक अटैक करता है, लेकिन कैप्टन जैक शॉट के साथ ही 7 के हाथ को भी तोड़ देते हैं और उसके ऊपर मेगा ब्लास्ट अटैक करके 7 को पीछे फेंक देते हैं। जिसके बाद 7 सबसे पहले कैप्टन जैक के ऊपर जूते से अटैक करता है और स्नीक अटैक करके फिर से कैप्टन जैक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन जैक उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और 7 के ऊपर एक तगड़ा अटैक मार के उसको पीछे फेंक देता है। और जिसके बाद कैप्टन जैक वहाँ पे फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि मैं कैप्टन जैक हूँ, सबसे सेक्सी कैप्टन। हम देखते हैं कि अटैक की वजह से 7 के जो बाल बंधे हुए थे वो खुल जाते हैं और उसके सामने आ जाते हैं। कैप्टन जैक जब 7 को ऐसे देखता है तब उसको एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे वो अपने काम को पूरा करके पेमेंट को लेने ही वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे वो 7 आता है जो कि एक बेरहम असैसिन है, जो कि एक ही झटके में कैप्टन जैक के क्लाइंट को वहीं पे मार देता है। जिसके बाद 7 उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो फिर कैप्टन जैक कैसे शांत रहने वाला था और वो जल्दी से 7 के ऊपर एक स्नीक अटैक करने की प्लानिंग करने लगता है, लेकिन 7 उनके अटैक को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है और 7 कैप्टन जैक के ऊपर एक ही स्लैश मार के उनको एक ही बार में हरा देता है। और कैप्टन जैक 7 के अभी के हालातों को देखते हुए सोचता है कि ये तो उससे काफी कमजोर है, ये हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद कैप्टन जैक टेस्ट करने के लिए सोचता है और वो 7 के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिसको खा के 7 पीछे जाके गिरता है और कैप्टन जैक को यकीन हो जाता है कि 7 पुराना वाला 7 नहीं है। जिसके बाद 7 कैप्टन जैक से कहता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी पैंट बेच के पैसे इकट्ठा किए ताकि वो मुझ जैसे असैसिन को हायर कर सके, इसीलिए मैं उसके बलिदान को ऐसे ही जाया जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो सबमरीन के शीशे के ऊपर अटैक करके कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कांच तो नहीं टूटता, लेकिन उसका हाथ जरूर तोड़ जाता है। इस पे कैप्टन जैक थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और वो 7 से कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुमने मेरे पैरों को हिला दिया तो फिर हम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे और अटैक नहीं करेंगे। जिसके बाद 7 गेम को खेलना शुरू करता है और वो सबसे पहले एक अंडे को बगल वाले पैरेट के चेहरे के ऊपर फेंकता है, जिससे सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है और 7 अचानक से कैप्टन जैक के पास आके अजीब सा चेहरा बना के उनको डरा देता है, जिससे वो पीछे खिसक जाते हैं और 7 इसी तरह से शर्त को जीत जाता है और वो लोग हैरान हो गए थे कि 7 ने इतनी गंदी ट्रिक का इस्तेमाल किया। खैर 7 जीत चुका था, इसीलिए वो लोग वहाँ से जाते हुए बताते हैं कि हम तो आइलैंड के ऊपर अटैक ही नहीं कर रहे थे बल्कि बगल से गुजर रहे थे। जिसके बाद वो लोग 7 को उसी सबमरीन में छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं और 7 कहता है मुझे निकाल के तो जाओ। अंकल चैन इस बात से काफी खुश हो जाते हैं कि सबमरीन वापस लौट गई है और जब वो बाहर जाके देखते हैं तब 7 ने उनके पैसे वापस करके उनके लिए पैंट वापस ला दी थी। एपिसोड 8 में 7 के पास एक लेडी आते हैं अपनी पति का डिंग डोंग असैसिनेट करवाने के लिए और वो 7 को बता के जाती है कि अगर 7 को उनका पति किसी स्लट के साथ दिखाई देता है तो वो उनके पति का डिंग डोंग काट दे। इसीलिए 7 नारियल का भेष बदलता है और चश्मे से उसके पति के ऊपर नजर रखने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका पति सच में किसी रखेल के साथ था। लेकिन उसी टाइम पे 7 को उनके साथ पेंटागन फेस का एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है जो कि फुल चार्ज मोड में था, जिसका नाम डाचुन था। जिसके बाद वो सभी लोग अपने रिजॉर्ट की तरफ चले जाते हैं और डाचुन रास्ते के बीच में ही सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगता है। उसी टाइम पे 7 गाय बैग का यूज करके केकड़ा बनता है और वहाँ से चुपचाप खिसकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डाचुन उसके ऊपर किक मार के उसको वहाँ से फेंक देता है। तो फिर 7 येलो डैग में बदल के उस तरफ जाने लगता है, लेकिन
सेवन डाचुन उसको भी पकड़ लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। इस पर जब डाचुन सेवन को दबाता है तब वो आवाज निकालता है और ये डाचुन को काफी पसंद आता है। लेकिन डाचुन सोचता है कि अगर मैं इसे काट के देखूं तो फिर कैसा लगेगा, और वो अपना मुंह खोल के सेवन को काटने ही वाला था कि उसे याद आता है कि वो ड्यूटी पे है, इसीलिए वो सेवन को लात मार के फिर से फेंक देता है। जिसके बाद सेवन टारगेट को कंफर्म करके उसका डिंग डोंग काटने ही वाला था कि उसी टाइम पे एक वेल आती है जो कि उसको खा जाती है। सेवन जल्दी से उस वेल से बाहर निकलता है और उसकी अच्छी खातिरदारी करता है। फिर सेवन पानी से बाहर आता है और सीजर्स का यूज करके डिंग डोंग काटने ही वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे पानी की एक लहर आती है और उसके सीजर्स को अपने साथ बहा के ले जाती है। उसी टाइम पे वहाँ पे डाचुन आ जाता है जो कि सेवन के बालों को खींचते हुए ऊपर निकालने की कोशिश करने लगता है। सेवन कहता है खींचो नहीं तो टूट जाएंगे, मैं खुद ही बाहर आता हूँ। जिसके बाद वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और डाचुन सेवन को अपने बारे में सब कुछ बता देता है, रैंकिंग से लेके ये भी कि वो स्किल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है और उसने पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी भी की है। तो फिर सेवन सोचता है कि उसको भी चुप नहीं रहना चाहिए और वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि उसकी रैंकिंग क्या है और वो कौन सा असैसिन है और अपने नाम से लेके अपने घर का पता तक भी। इस पे डाचुन चौंकते हुए पूछता है तुम अपने बारे में सब कुछ कैसे बता सकते हो जबकि तुम असैसिन हो, जिससे सेवन शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। खैर जिसके बाद सेवन अपनी सीजर्स को बाहर निकालता है और वो डाचुन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वेल फिर से आती है और वो सेवन की सीजर्स को खा जाती है। जिसके बाद डाचुन वहाँ पे अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और वो सेवन से कहता है कि चलो तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म करते हैं। सेवन ये देख के काफी हैरान हो गया था कि डाचुन के पास गन भी है। जिसके बाद सेवन डाचुन से कहता है कि हमें हॉलीवुड स्टाइल में लड़ना चाहिए, जिसपे एक पंच मैं तुम्हें मारूंगा और दूसरा पंच तुम मुझे मारोगे, बिल्कुल मर्दों की तरह। जिसके लिए डाचुन मान जाता है और वो अपने शर्ट को खोल के अपने 6 पैक एब्स दिखाता है, जिसको देख के सेवन अपने कपड़े उठा के अपने फैमिली पैक को चेक करता है और वो वहाँ पे एक नकली टाइगर कुंफू बना देता है। इसके बाद डाचुन वहाँ पे अपनी मार्शल आर्ट और अपने 6 पैक एब्स और अपनी मसल्स का शो ऑफ करने लगता है, जिसको देखते हुए सेवन के पसीने छूटने लगते हैं और वो आगे से एक नकली सा कुंफू स्टाइल फिर से बना देता है। जिसके बाद सेवन वहाँ पे स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, तो डाचुन आगे से इंडिस्ट्रक्टेबल वर्जिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी बॉडी इतनी सख्त हो जाती है कि सेवन जब उसके ऊपर हाथ मारता है तब उसकी हाथों की हड्डियां ही टूट जाती हैं। लेकिन जब डाचुन सेवन के ऊपर घूंसा मारता है तब उसका मुंह बाहर आ जाता है, लेकिन सेवन पीछे नहीं गिरता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद सेवन जब भी डाचुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तब वो मुंह की खाता और डाचुन उसका मार मार के भरता बना देता है, लेकिन फिर भी सेवन हार नहीं मानता है और वो हर बार डाचुन के ऊपर अटैक करके मार खाता रहता है। जिसको देख के तो डाचुन भी काफी इम्प्रेस हो गया था और वो सोचता है कि ये कमजोर है लेकिन मेरे जितना ही टफ है। इसीलिए डाचुन फैसला करता है कि वो सेवन के साथ पूरी लगन से लड़ाई करेगा और आखिर तक फाइट करता रहेगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे 2 दिन और 2 रातों तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं और रुकते नहीं हैं। लेकिन टारगेट का काम खत्म हो चुका था, इसीलिए वो डाचुन से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, और वो टारगेट सेवन के बगल से भी निकल जाता है और सेवन सोचता है कि मैंने अपना मौका खो दिया। जिसके बाद सेवन डाचुन का ध्यान भटकाता है और वो टारगेट के ऊपर फिर से स्नीक अटैक कर देता है, लेकिन उसी टाइम पे डाचुन जल्दी से आगे बढ़ता है और वो अपनी टेक्निक सॉलिड एज गोल्डन 7D लॉक का इस्तेमाल करके सेवन को लॉक कर देता है। डाचुन सेवन से कहता है सॉलिड एज गोल्डन 7 लॉक, ये टेक्निक इतनी शक्तिशाली है कि ये सच्चे प्यार की तरह है, ये इतनी आसानी से नहीं खुलने वाली है। और सेवन अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद डाचुन उसे छोड़ता ही नहीं है। और जैसा कि डाचुन ने कहा था, ये पहले प्यार की तरह है जिसकी यादें भुलाने के बाद भी नहीं भूलती हैं और वो तुमसे चिपक जाती हैं। और वैसे ही डाचुन सेवन के साथ चिपक चुका था और वो दोनों पहले प्यार की यादों की तरह खाते, नहाते और धोते समय एक साथ ही रहते हैं और एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होते हैं। उसी टाइम पे जब सेवन बाहर घूम रहा था तभी 13 उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सेवन डाचुन की पीठ का इस्तेमाल करके 13 की ब्लेड को तोड़ देता है, जिसे 13 समझ आते हैं कि डाचुन इंडेस्ट्रक्टेबल बॉडी आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन 13 वहाँ पे अपने सूर्यकिरण का इस्तेमाल करती है सेवन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन सेवन वहाँ पे गोल गोल घूमने लगता है, इसलिए जितने भी सूर्यकिरण उन दोनों से टकराते हैं वो वापस लौट के 13 के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, जिसे 13 का जो मास्क था वो फिर से कट जाता है, इसीलिए 13 वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद सेवन डाचुन से कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि ये लॉक कब खुलेगा? जिसपे डाचुन बताता है कि ये 7 दिनों से पहले तो खुलने का नाम ही नहीं लेगा, इसीलिए हमें 7 दिनों तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। डाचुन सेवन से पूछता है कि तुम किलर क्यों बने, जिसपे सेवन साफ करता है क्योंकि किलर ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन डाचुन कहता है कि तुम तो दिखने में गरीब लगते हो। इसके बाद सेवन डाचुन से पूछता है कि उसने बॉडीगार्ड बनना क्यों चुना, जिसपे डाचुन बताता है कि हर किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसने बॉडीगार्ड बनने को चूज किया ताकि वो हर किसी को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उसी टाइम पे सेवन को एक मिसाइल उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है, इसीलिए सेवन तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश
करने लगता है। लेकिन जब डाचुन बीच के ऊपर इतने सारे लोगों को देखता है तब वो अपनी सॉलिड एज गोल्डन 7 डे लॉक टेक्निक को फोर्सफुली अलग करने की कोशिश करता है और उसको अलग करके सेवन को आगे भेज देता है और खुद उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करने लगता है। डाचन वहाँ पे इनडिस्ट्रक्टेबल टेक्निक का यूज करता है और उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस मिसाइल का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसके कपड़े भी फटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन डाचन वहाँ से हिलता ही नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है जिसको देख के सेवन काफी हैरान हो चुका था कि डाचुन ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो हर किसी को बचा सके। हम लोग देखते हैं कि डाचुन घायल होकर पानी में जाके गिरता है और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि स्टैन की तरफ से एक मशीन बाहर निकलती है जिसके अंदर स्टैन का प्रिंस था और सेवन उसका बीच पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि कोई जाता है जो कि डाचुन को बचा के ले आता है। हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं सॉफी था, लेकिन दाइवो उसके ऊपर गुस्सा करके कहता है कि मैंने सेवन को बचाने के लिए कहा था, ये फालतू का सिक्योरिटी गार्ड क्यों लेके चले आए और तुमने अपनी पावर भी गवा दी है, अब तुम कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। और दाइवो सेवन से कहता है कि जल्दी से वापस आ जाओ, उन स्टैनिस के साथ निपटने की जरूरत नहीं है। इधर हम लोग देखते हैं कि सेवन स्टैन प्रिंस के सामने खड़ा था और वहीं पे 13 भी आ चुकी थी जो कि ये सब कुछ दूर से होते हुए देख रहे थे। स्टैन का प्रिंस जैसे ही सेवन को स्कैनर के अंदर स्कैन करता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि सेवन की असली पहचान क्या है तो वो तुरंत सेवन के ऊपर अटैक कर देता है। सेवन जल्दी से अटैक को डॉज करता है और अपनी सीजर्स का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन स्टैन प्रिंस अपने वेपन का इस्तेमाल करके सीजर्स के सेवन को एक ही झटके में तोड़ देता है और सेवन के ऊपर लेजर बीम से अटैक करता है। उसी टाइम पे सेवन को उसकी फ्लैशबैक मेमोरी हल्के से क्लिक होती है, लेकिन हम देखते हैं कि सॉफी तुरंत आके सेवन को लेजर बीम से बचा लेता है और उसके चेहरे के ऊपर बस हल्का सा कट ही लगता है। इसके बाद सॉफी सेवन को लेके वहाँ से ले जाने लगता है। स्टैन का प्रिंस उसके पीछे नहीं जाता है क्योंकि वो जरूरी काम से इस आइलैंड के ऊपर आया था। जिसके बाद स्टैन का प्रिंस उड़ते हुए जाता है, एक बड़े पत्थर के पास आ जाता है और उसको स्कैन करके अपनी मशीन को वहाँ पे बुलाता है और उसकी मशीन से ड्रिल करते हुए उस पत्थर के ऊपर छेद करने लगता है। जिसके बाद स्टैन का प्रिंस वहाँ पे माइक निकालता है और माइक पे बताता है कि वो इस आइलैंड के ऊपर एक एनर्जी पत्थर लेने के लिए आया है जो कि इस बड़े से पत्थर के नीचे है, लेकिन जैसे ही उस पत्थर को निकाल लिया जाएगा तो पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हर तरफ भूकंप आने लगेगा। इसीलिए जिन लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी है वो लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाएं। इधर हम लोग देखते हैं कि दाइबो सेवन को लेके तुरंत उस आइलैंड को छोड़ के जा रहा था और इस टाइम पे दाइबो सेवन को बताता है कि इस दुनिया के ऊपर 3 मेजर फोर्स राज करती हैं। सबसे पहले है जुआन वो जिनके पास पावरफुल कुंफू है, जिसके बाद आता है स्टैन जिनके पास टेक्नोलॉजी है और वो अपने वेपन का इस्तेमाल करके एक दूसरे से फाइट करते हैं, और तीसरे में आते हैं हम लोग जो कि नॉर्मल लोग हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। दाइबो बताता है कि स्टैनिस दिखने में भले ही कमजोर लगते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए वो लोग हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं फाइट के दौरान। और वो लोग जुआन वो के जानी दुश्मन है जो कि एक ऐसी कंट्री है जो कि मार्शल आर्ट्स के ऊपर यकीन करती है, इसीलिए वो दोनों आपस में लड़ते हुए आ रहे हैं इस चीज को साबित करने के लिए किसका कम्फो और किसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पावरफुल है। और हम लोग बस नॉर्मल लोग हैं इसीलिए उनको लड़ते हुए देखते हैं और अपनी जान बचा के इधर उधर भागते हैं। उसी टाइम पे डाचुन अपने बैंक के पड़े हुए जितने भी पैसे थे वो सभी सेवन को देता है और उससे कहता है कि मैं तुमको अभी की अभी हायर करता हूँ, जो भी लोग आइलैंड के ऊपर अटैक कर रहे हैं उनको खत्म करने के लिए। हम देखते हैं किटी मियाओ स्टैन के प्रिंस को रोकने के लिए वहाँ पे आ गए थे और किटी मियाओ स्टैन के प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन स्टैन का प्रिंस जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकालता है और वो किटी मियाओ के पंजों को एक ही बार में काट देता है और उसके ऊपर लेजर बीम से अटैक करके उसको मारने ही वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे मैड बर्ग आता है जो कि किटी मियाओ को बचा लेता है। जिसके बाद वो किटी मियाओ से कहता है कि जिसने भी तुम्हारे ऊपर हाथ लगाया है मैं उसकी जान ले लूंगा। जिसके बाद मैड बर्ग वहाँ पे अपनी गिटार को निकालता है और म्यूजिक बजाना शुरू करता है। स्टैन प्रिंस जल्दी से अपने सूट को एक्टिवेट कर लेता है और खुद को ढक लेता है, लेकिन मैड बर्ग का म्यूजिक इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो उसके सूट को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसीलिए स्टैन प्रिंस जल्दी से अपनी मशीन का इस्तेमाल करता है और वो वहाँ पे उसी म्यूजिक को कॉपी करता है जो कि मैड बर्ग बजा रहा था और उसका म्यूजिक की साउंड वेव इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी जिससे किटी मियाओ और मैड बर्ग के कान दर्द करने लगते हैं और वो दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। जिसके बाद स्टैन प्रिंस अपने पास से चाबुक निकालता है और उन दोनों की कस के पिटाई लगाने लगता है और उन्हें बुरी तरीके से मारता है। उसी टाइम पे वहाँ पे अंकल चेन आते हैं जो कि स्टैन के प्रिंस के ऊपर 3 बुलेट शूट करते हैं, लेकिन स्टैन का प्रिंस उन्हें आराम से डॉज कर लेता है और अंकल के ऊपर एक ही बार अटैक करके उन्हें चारों खाने चित कर देता है। जिसके बाद स्टैन का प्रिंस किटी मियाओ और मैड बर्ग के ऊपर अटैक करके उनको मारने वाला था। उसी टाइम पे वहाँ पे कोला आती है जो कि स्टैन के प्रिंस के गाल के ऊपर एक किस करती है जिससे स्टैन का प्रिंस लाल पड़ जाता है और वो दीवाना हो जाता है। कोला उसे कहती है कि मैंने तुम्हें किस किया है इसलिए अब तुम आइलैंड को नुकसान न ही पहुंचाओगे, लेकिन स्टैन का प्रिंस उसकी तरफ
देखता है, जिसके बाद वो अपने वेपन का यूज करके कोला को आइलैंड से काफी दूर कर देता है। उसी टाइम पे वहाँ पे ऑफिसर जियांग आती है, जो कि स्टैन के प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन स्टैन का प्रिंस उसे डॉज कर लेता है और वो ये देख के काफी हैरान हो गया था कि ऑफिसर जियांग एक नॉर्मल इंसान होने के बाद भी उनके पास काफी ज्यादा की पावर थी। इसीलिए स्टैन का प्रिंस अपने पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है ऑफिसर जियांग के ऊपर और वो लेजर बीम ऑफिसर जियांग के ऊपर शूट करता है। ऑफिसर जियांग अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी पीछे खिसकते हुए जा रही थी, लेकिन बाद में वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस लेजर बीम को उस मशीन की तरफ फेंक देती है, जो कि पत्थर के ऊपर ड्रिल कर रही थी, जिससे वो मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है और पीछे जाके गिरती है। हालांकि ऑफिसर जियांग को भी काफी नुकसान हुआ था उस लेजर बीम को अपने हाथों से रोकने में, लेकिन वो फिर भी फाइट करने को राजी थी। इसके बाद स्टैन का प्रिंस वहाँ पे एक मिसाइल बनाता है और वो ऑफिसर जियांग के ऊपर शूट कर देता है। ऑफिसर जियांग सोच लेती है कि वो इसको रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए वो खुद को बलिदान करने के बारे में सोचती है और वो स्टैन के प्रिंस की तरफ दौड़ते हुए जाने लगती है। लेकिन उसी टाइम पे स्टैन का प्रिंस अपने ऊपर एक सेल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे आंटी काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ स्टैन का प्रिंस ही बचा हुआ था, लेकिन अचानक से कोई स्टैन के प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, जो कि उसके हाथ को काटते हुए निकल जाता है। हमें पता चलता है कि ये सेवन का ही वेपन था, जो कि वो दाइबो से लेके आया था। जिसके बाद सेवन भी वहाँ पे आ जाता है। हमें पता चलता है कि सेवन ने ऑफिसर जियांग को बचा लिया था और सेवन ऑफिसर जियांग से कहता है कि उन्हें इस भली उम्र के अंदर इतने खतरनाक काम नहीं करने चाहिए। इसके बाद वो ऑफिसर जियांग को नीचे रख देता है और कहता है कि तुम यहीं पे इंतजार करो और उस चश्मे को मेरे ऊपर छोड़ दो। हम देखते हैं कि स्टैन का प्रिंस भी अपने पास से एक शॉट को बाहर निकाल लेता है और सेवन भी उसके ऊपर शॉट से अटैक कर देता है और वो दोनों ही अपनी शॉट लेके एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एपिसोड 10 में हम लोग देखते हैं कि सेवन ने डाचुन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि दाइबो सेवन को जाने से रोक रहा था, लेकिन सेवन उसे कहता है कि जब तक वो ट्राई नहीं करेगा तो फिर उसको पता कैसे चलेगा। जिससे दाइबो को सोफी के फादर और उसके पुराने दोस्त के बारे में याद आ जाता है, जिसने में बिल्कुल हूबहू यही लाइन बोली थी। इसलिए दाइबो सेवन को उसका डैगर देता है और दाइबो सेवन को बताता है कि सेवन इसका यूज तब किया करता होगा जब सेवन की मेमोरीज नहीं गई होंगी। जिसके बाद दाइबो सेवन को बताता है कि दाइबो ने सेवन से झूठ बोला था कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। असल में दाइबो को सेवन नदी किनारे मिला था, जो कि घायल हालात में था और सेवन मरने ही वाला था। जिसके बाद मिरेकल डॉक्टर ने सेवन को ठीक किया था, लेकिन उसकी फीस को ज्यादा ही हाई फाई थी, इसीलिए दाइबो को जानबूझ के सेवन को फंसाना पड़ा ताकि वो उसे अपनी फीस को अदा करवा सके। लेकिन जब दाइबो पीछे मुड़ के देखता है तब तक सेवन वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद सोफी भी सेवन के पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टैन का प्रिंस अपने पास से अपनी शॉट बाहर निकाल लेता है, लेकिन जब सेवन अपने डैगर को बाहर निकालता है तब वो देखता है कि उसका डैगर चिटका हुआ है, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद सेवन स्टैन के प्रिंस के साथ फाइट करना शुरू करता है और उसे तगड़ी टक्कर देने लगता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद सेवन का डैगर टूट के बिखर जाता है और वो फिर से निहत्था हो जाता है। स्टैन का प्रिंस जब सेवन के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है तो उसी टाइम पे 13 आगे बढ़ती है, जो कि सूरिकेन से स्टैन के प्रिंस के ऊपर अटैक करती है। लेकिन स्टैन का प्रिंस उन्हें बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। उसी टाइम पे 13 आगे बढ़ती है, जो काफी तेजी के साथ स्टैन के प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन स्टैन का प्रिंस जिस रोबोट के ऊपर बैठा हुआ था वो आसानी के साथ 13 के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद स्टैन के प्रिंस के कपड़े के ऊपर कट लग जाता है और उसके कपड़े फट जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसने अंदर बस चड्डी ही पहनी थी। 13 को जल्दी समझ में आ जाता है कि स्टैन का प्रिंस जिस मैकेनिज्म के ऊपर बैठा हुआ है वो अपने आप ही अटैक को डिटेक्ट कर लेता है और अपने हिसाब से अपनी जगह चेंज कर लेता है। उसी टाइम पे सेवन 13 के पास आता है और पूछता है क्या मदद करने के लिए आई हो क्या। स्टैन का प्रिंस 13 से कहता है कि तुम युजुआन की 13 हो, जिसने हमारे डॉक्टर चेन को मारा है। जिस पे 13 कहती है कि वैसे भी तुम्हारे सर के ऊपर जो बाउंटी होती है वो काफी ज्यादा है और वैसे भी हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे की एनिमी है। जिसके बाद स्टैन का प्रिंस उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है तो सेवन उससे कहता है कि ऊपर देखो चिड़िया आ रही है। स्टैन का प्रिंस कहता है मजाक करना बंद करो, लेकिन तभी वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ से सोफी आ रहा था, जो कि हवा में ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करता है और मस्कुलर चिकन में बदल के स्टैन के प्रिंस के ऊपर एक पंच मारता है। स्टैन का प्रिंस शील्ड का इस्तेमाल करता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन सोफी की पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो स्टैन के प्रिंस के शील्ड को तोड़ते हुए उसे ब्रेक कर देता है। जिसको देख के स्टैन का प्रिंस काफी हैरान हो चुका था और वो दोबारा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। सोफी भी दोबारा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और 13 सेवन को एक डैगर देती है और कहती है कि जब मौका मिले तुरंत अटैक कर देना। जिसके बाद सोफी वहाँ पे ड्रैगन ड्रिल नाम के मूव का इस्तेमाल करता है और वो गोल गोल घूमते हुए
स्टैन के प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। स्टैन का प्रिंस आगे से शील्ड को यूज करता है, लेकिन उसी टाइम पे 13 और 7 वो दोनों भी एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। स्टैन का प्रिंस समझ आता है कि वो एक साथ इन तीनों को नहीं रोक सकता है, इसीलिए वो वहाँ पे अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद स्टैन का प्रिंस जिस रोबोट के ऊपर खड़ा हुआ था वो बैटल मोड में आ जाता है और वो उसके ऊपर एक आर्मर की तरह कवर हो जाता है। जिसके बाद स्टैन का प्रिंस एक मूव को इस्तेमाल करता है और वो अपनी लेजर बीम को जमीन के अंदर शूट करता है। जिसके बाद एक ही झटके से जमीन के अंदर से 3 लेजर बीम शूट होती है और वो तीनों जाके उन तीनों के ऊपर लगती है। स्टैन का प्रिंस जल्दी से आगे बढ़ता है और वो उन तीनों के ऊपर एक एक मूव मार के उन तीनों को चारों खाने चित कर देता है, जिससे वो तीनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और सॉफी थकान के मारे फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद स्टैन का प्रिंस आगे बढ़ता है और वो 7 को कुत्तों की तरह पीटने लगता है और उसकी काफी बुरी हालत कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे 13 आगे बढ़ती है और वो 7 को बचा लेती है और उसे कहती है कि तुम इसे नहीं मार सकते हो। तो स्टैन का प्रिंस उससे कहता है कि एक साथ मर जाओ। जिसके बाद स्टैन का प्रिंस 13 के ऊपर लेजर बीम से फायर करता है। 13 आगे से पाम ब्लॉसम डिफेंस का इस्तेमाल करती है अटैक को ब्लॉक करने के लिए और वो अटैक को ब्लॉक कर लेती है। लेकिन स्टैन का प्रिंस आगे से अटैक को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि अब ब्लॉक करके दिखाओ। 13 अटैक को देख के समझ आती है कि वो इस बार इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी टाइम पे 7 आगे बढ़ता है जो कि 13 को धक्का देता है और उस अटैक को खुद अपने ऊपर ले लेता है। जिसके बाद जब सामने से धुआं हटता है तब वहाँ पे सिर्फ 13 ही बची हुई थी और 13 इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि 7 ने अपने आप को कुर्बान कर दिया उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि स्टैन के प्रिंस के पीछे एक पत्ती आती है जो कि असल में 7 था, जो कि डाचुन की गोल्डन लॉक टेक्निक का यूज करके स्टैन को प्रिंस को लॉक कर देता है और वो 13 से कहता है अटैक करो। 13 जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी तब स्टैन का प्रिंस टाइम रोकने वाली मशीन का यूज करता है और वो 13 को एक ही जगह पे फ्रीज कर देता है। तो फिर 7 वहाँ पे अपनी की का यूज करने लगता है और वो अपनी सीजर्स को वहाँ पे बुलाने की कोशिश करता है। 13 सोचते हैं कि उसकी सीजर्स तो पहले ही टूट चुकी है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 7 की आंखें धीरे धीरे करके लाल होने लगती हैं। हम देखते हैं कि 7 के जो सीजर्स थे जो टूट चुकी थी वो फिर से जुड़ जाती हैं, जो कि उड़ते हुए स्टैन के प्रिंस की तरफ आती हैं और वो एक साथ उन दोनों के सीने के आर पार हो जाती हैं। 7 अपने मन के अंदर सोचता है कि इस आइलैंड के ऊपर हर किसी के पास कोई ना कोई चीज है जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन मेरे बारे में क्या, मैं किसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सीजर्स उन दोनों के सीने के आर पार हो जाती है और 7 चोटिल होके नीचे गिर जाता है और उसी के साथ उसके सीजर्स के भी टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि 13 भी ये देख के हैरान हो चुके थे कि 7 ने खुद के ऊपर ही अटैक ले लिया बस आइलैंड वालों को बचाने के लिए। सॉफी जल्दी से आगे बढ़ता है और वो 7 के दिल के ऊपर पंप करते हुए उसको उठाने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि स्टैन का प्रिंस फिर से खड़ा हो जाता है और वो बताता है कि उसने काफी टाइम पहले ही अपने दिल की पोजीशन को चेंज कर लिया था, इसीलिए उसे इस अटैक से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे दाइबो आ जाता है जो कि स्टैन के प्रिंस से कहता है कि वो बंदा मेरा आदमी है, तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर स्टैन का प्रिंस उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसीलिए दाइबो वहाँ से भागते हुए सॉफी से कहता है कि 7 को लेके यहाँ से भाग जाओ और वो अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगता है। 13 भी स्टैन के प्रिंस से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ती है। वहीं पे सॉफी 7 के ऊपर बार बार पंप कर रहा था ताकि उसे होश आ जाए। लेकिन हम लोग 7 को देखते हैं जो कि अपनी मेमोरीज को सोच रहा था। मेमोरीज के अंदर हम लोग देखते हैं कि 7 को जुआन यू का सबसे ताकतवर किलर घोषित कर दिया जाता है और उसका कोड नेम था 7। लेकिन 7 ने एक लड़की को बचाने के चक्कर में पूरे क्लैन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया था। यहाँ तक कि चीफ ने भी 7 को मारने के लिए सभी किलर्स को इजाजत दे दी थी और पूरे क्लैन के जितने भी किलर्स थे वो सभी 7 को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन 7 उन सभी किलर से कहता है कि आज वो इस लड़की को यहाँ से ले जाके ही रहेगा। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो फिर वो आज 7 को यहीं पे रोक के दिखाए। लेकिन उसी टाइम पे उसी लड़की ने 7 को धोखा दिया और उसके पीठ के पीछे छुरा भोग दिया, जिस वजह से 7 काफी ज्यादा घायल हो जाता है और सभी किलर्स उसको मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन 7 अपने आखिरी पल में भी हार नहीं मानता है और वो अपनी पावर को रिलीज करके जो ब्रिज था उसको तोड़ देता है, जिससे वो नदी में गिर जाता है। और आगे 7 दाइबो से कैसे मिला ये तुम्हें पता लग गया होगा। हम देखते हैं कि स्टैन के प्रिंस ने दाइबो और 13 को बुरी तरीके से हरा दिया था और उन दोनों के पास लड़ने के लिए जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन उसी टाइम में 7 को होश आता है जो कि अंदर से अपनी की को रिलीज कर रहा था। स्टैन का प्रिंस जैसे ही उसको खड़ा होते हुए देखता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन 7 को कुछ भी नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि 7 का ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो चुका था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। जिसके बाद 7 13 के पास जाता है और उसको गले लगा के बिल्कुल उसी तरह की लाइन कहता है जैसा कि उसने मेमोरीज में कहा था कि मैं आज इस लड़की को यहाँ से लेके जाके ही रहूंगा। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो फिर रोक के दिखाओ।
यहाँ तक कि स्टैन को प्रिंस को भी ऐसा लगता है कि वो किसी और पर्सन से मिल रहा है, जबकि 7 से वो पहले भी लड़ चुका था। इसके बाद 7 अपने डैगर को अपने पास बुलाता है और अपनी की को रिलीज करता है। तो फिर जो स्वॉर्ड के टुकड़े अभी नीचे बिखरे हुए थे वो सभी एक साथ आते हैं और आपस में जुड़ के पूरी स्वॉर्ड को कंप्लीट कर देते हैं। उसी टाइम पे 13 अपनी आंखों में कुछ करती है, जिसके बाद 7 फुल स्पीड से स्टैन के प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। स्टैन का प्रिंस आगे से वहाँ पे एक ताकतवर शील्ड बना लेता है और 7 के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन 7 के जो स्वॉर्ड के टुकड़े थे वो सभी शील्ड के अंदर चले जाते हैं और फिर से एक तलवार में बदल जाते हैं। इसी के साथ 7 आसानी के साथ उसके वेपन को तोड़ देता है और उसे अपाहिज कर देता है, लेकिन स्टैन का प्रिंस अभी भी हार नहीं मानता है और वो अपने सीक्रेट वेपन को अपने पास बुलाता है, जो कि वही मशीन था जो कि अभी पत्थर के ऊपर ड्रिल कर रहा था। इसके बाद स्टैन का प्रिंस उसके अंदर चला जाता है और वो कहता है कि मैं आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, लेकिन 7 आगे से जरा सा भी रिएक्शन नहीं देता है और वो अपनी शॉट को यूज करता है और उसके जो पार्टिकल थे उन सभी को लंबा कर देता है। इसके साथ 7 उस बॉल के ऊपर अटैक करता है और उसको एक ही बार में बीच से स्लाइस की तरह काट देता है। इसी के साथ वहाँ पे धमाका होता है और स्टैन का प्रिंस उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए कहता है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा। दाइबो जब 7 के पास आता है तब 7 उसकी तरफ भी शॉट कर देता है और उसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ अगर मरना नहीं चाहते हो, मैं किलर ली का एक शैडो किलर हूँ। लेकिन 7 इतना कहने के बाद वहाँ पे तुरंत बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि 13 अपने स्पेशल टैलेंट का यूज करती है, जिसकी मदद से उसने जो भी अभी चीजें देखी थी वो सभी उसके मास्टर को भी दिखाई देती है और उसका मास्टर 13 को ऑर्डर देता है कि वो 7 को मार के उसके डैगर को वापस ले आए और वो मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि 7 अभी तक मरा नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग 7 की सर्जरी खत्म होने का वेट कर रहे थे। इसके बाद 7 सर्जरी खत्म करके बाहर आता है तो सभी लोग उसको सही सलामत देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन 7 उन सभी लोगों से पूछता है क्या तुम लोग हेयर कट करवाने के लिए आए हो, लेकिन जब वो अपनी सीजर्स को चेक करता है तब उसके पास उसकी सीजर्स ही नहीं थी। हम लोग देखते हैं कि 13 ने 7 की सीजर्स को ठीक करने के लिए ब्लैक स्मिथ को दिया था। ब्लैक स्मिथ 7 के सीजर्स को ठीक करके वापस 13 को कर देता है और 13 उन सीजर्स को 7 की तरफ फेंक देती है। इसके बाद 7 उन सीजर्स को पकड़ लेता है और इसी के साथ सीजर्स 7 का पहला सीजन खत्म होता है और अभी भी इसके 4 सीजन बाकी हैं। और दोस्तों मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सीरीज कितनी ज्यादा कमाल की है, ये तुमने खुद ही देख लिया होगा। वैसे मैं बता दूं कि मैंने सिर्फ इसके 3 ही सीजन देखे हैं जो कि 2 साल पहले थे, लेकिन अब इसके 4 और 5 सीजन भी आ गए हैं जो कि और ज्यादा कमाल के होने वाले हैं क्योंकि उनमें फाइट्स होंगी। और गाइस अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके 2nd और 3rd सीजन को भी एक्सप्लेन करूँ तो फिर तुम्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बाकी तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी ये जरूर कमेंट करके बता देना।